हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नया टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया था कि व्हाट इज़ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है और कौन कौन से फैक्टर कैपेसिटेंस को अफेक्ट कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक होगा उसमें कवर करेंगे इंडक्टेंस। इंडक्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जेई एग्ज़ाम में अक्सर इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना कि इंडक्टेंस क्या है। जो कंटेंट कवर करेंगे हम उसमें देखेंगे व्हाट इज़ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टेंस। जो मैं आपको सिलेबस करवा रहा हूँ ये एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल का, बिल्कुल आप उसका सिलेबस चेक कर सकते हैं। उसके जो सिलेबस को ही हम फॉलो कर रहे हैं और ये ऐसा नहीं है कि एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो किसी भी आप एग्ज़ाम में इसकी तैयारी करके जा सकते हैं और इससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर भी। ठीक है, सबसे पहले हम कवर करेंगे व्हाट इज़ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या है। The property of a coil that opposes in the amount and direction of current flowing through it is called its inductance। inductance क्या है। हमारे पास एक कॉइल है, जब उसमें करंट फ्लो करेगा, जैसे करंट आई फ्लो कर रहा है, अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, अगर इसकी डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ये इंडक्टेंस उसको चेंज नहीं होने देगी, अपोज करेगी। उसकी जो चेंज हो रहा है करंट उसको अपोज करेगी, चेंज नहीं होने देगी। ठीक है, सपोज अगर करंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, उससे क्या होगा, इस कॉइल में कोई ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और इस ईएमएफ से जो करंट फ्लो होगा वो इस करंट को अपोज करेगा। ठीक है, जो इस ईएमएफ की जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है कॉइल में, उसकी डायरेक्शन होगी इस राइज ऑफ करंट, जो करंट बढ़ रहा है उसके उलट, और इस करंट को बढ़ने नहीं देगी। ठीक है, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो अपोज करेगी इस डिक्रीज हो रहे करंट को। ठीक है, मतलब ये करंट को कांस्टेंट ही रहने देगी। जो इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, करंट को कांस्टेंट ही रखती है, करंट को चेंज नहीं होने देती। ठीक है स्टूडेंट्स, जो यूनिट है इंडक्टेंस का वो क्या होता है, हेनरी, और इसको हम इससे डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एल से। ठीक है, होप सो आपको समझ लग गई होगी जो मैंने समझाया है कि इंडक्टेंस क्या है। इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है किसी कॉइल की। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है कॉइल की, जो इसमें जो करंट फ्लो करता है जब कॉइल में, वो करंट को चेंज नहीं होने देती, ना बढ़ने देती है ना कम होने देती है। जो एक्चुअली जो कंसेप्ट यूज़ होता है, जो एग्जिबिट होती है इंडक्टेंस, वो एसी सर्किट में होती है। डीसी सर्किट में इंडक्टेंस एग्जिबिट नहीं होती। जो इंडक्टेंस आपको देखने को मिलेगी वो किस में मिलेगी, एसी सर्किट में। ठीक है, एसी ट्रांसमिशन लाइंस में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू सब स्टेशन, उसमें क्या आता है, इंडक्टेंस आ जाती है। उसमें जो हम पढ़ते हैं उसमें इंडक्टेंस होती है, कैपेसिटेंस होती है। बट अगर डीसी ट्रांसमिट करेंगे, अगर एसी ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसमें इंडक्टेंस होगी, अगर डीसी ट्रांसमिट करेंगे उसमें इंडक्टेंस नहीं होगी, ये इफेक्ट उसमें नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टेंस। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं। उससे पहले हम फेरेडेस लॉ को पढ़ लेते हैं। फेरेडेस लॉ क्या होता है। फेरेडेस लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है, whenever a conductor cuts by the magnetic flux an EMF is induced in the conductor। जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा उसमें EMF इंड्यूस हो जाएगी। सेकंड लॉ क्या कहता है, the magnitude of induced EMF is directly proportional to number of turns and rate of change of magnetic flux linking with the conductor। ये लॉ से हमें क्या पता चला कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है किसी कंडक्टर में,
वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो उसका मैग्नीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ टर्न्स एंड जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कितनी स्पीड से जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है उस पर। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर क्या है, नंबर शेप एंड नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, जो मैंने बताया है सेकंड लॉ में, उसमें क्या बताया था आपको कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे उससे ईएमएफ ज़्यादा होगी, इट मीन्स इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। कि अगर ईएमएफ को अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा रहे हैं उससे ईएमएफ भी बढ़ रही है, जिसके रिजल्ट में जो हमारी इंडक्टेंस भी बढ़ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने एग्जांपल में दो कॉइल बनाई हैं, एक कॉइल ए है और दूसरी वाली कॉइल बी। अब इसमें देखो कि किस में ज़्यादा इंडक्टेंस होगी, कॉइल ए में। ठीक है, किस कॉइल की ज़्यादा इंडक्टेंस है, कॉइल ए। नेक्स्ट है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटीरियल सराउंडिंग द कॉइल। ठीक है, अगर जो हमारे जो सराउंडिंग कंडक्टर का मतलब है कि जो हमारी कॉइल है वो किस पे बाउंड है। अगर हम इसको किसी आयरन कोर पे बाउंड कर देंगे तो आयरन की जो परमेबिलिटी है वो ज़्यादा है। परमेबिलिटी क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस होती है, ऐसे मैग्नेटिक सर्किट में परमेबिलिटी होती है। ठीक है, और इसमें अगर हम आयरन कोर डाल देंगे इंस्टेड ऑफ एयर कोर तो इंडक्टेंस जो कॉइल की बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, स्पीड विद विच द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो किस पे डिपेंड करता है, कितनी जल्दी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, कितनी स्पीड से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, स्पीड आ गया। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा तेज़ी से चेंज होगा तो इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस हो गई। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आप इसके जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर करते रहें जो आपको एग्ज़ाम के टाइम में हेल्प मिल जाए। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स हैं, और आपको मैं एक बात बता दूं, बेसिक कंसेप्ट्स में ही पेपर आता है। पेपर कभी भी एग्ज़ाम जो आप मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम में जाते हैं वो बिल्कुल आसान ही होता है। आप बेसिक्स नहीं पढ़ते इसलिए आपका एग्ज़ाम जो है मार्क्स कम आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स।